Lecture 3 of poem A Thing of Beauty. So open your books on page number 99, dear students, and make sure that pencil registers are in your hand so that you can note down each and every difficult word or sentence in a very fine order. Let us start. So, A Thing of Beauty by John Keats. So, John Keats appreciated beauty of nature. So I think you are crystal clear about the base of this particular poem, and today we have to complete this poem today, the last lecture so far as this particular poem is concerned. So now just look at page 99 in a very sincere way. And such a daffodils, with green world they live in. So daffodils, DAFFODILS. तो बेटा फ्लावर्स होते हैं. सच एज वर्ड क्यों यूज किया गया है? सच एज का मतलब जैसे द सन, द मून, द ट्रीज हेल्प कर रहे हैं ह्यूमैनिटी की, अपना जो बेनिफिट्स दे रहे हैं ह्यूमैनिटी को, ह्यूमैनिटी सिर्फ ह्यूमैनिटी को नहीं, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनको. तो यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है उनकी तरह डैफोडिल्स विद ग्रीन वर्ड दे लिव इन. तो बेटा यहाँ ग्रीन वर्ड, ग्रीन वर्ड का मतलब है फॉरेस्ट. So just understand the meaning of this line. So you have to look at the things कि जैसे sun, moon और trees living beings को अपने benefits दे रहे हैं, वो हम सबके लिए वरदान है. वैसे ही जो flowers हैं, जिनका जो बेसिक प्लेस है जहाँ वो dwell करते हैं, dwelling place है basically, that is green word, that is forest. So automatically they are providing their fragrance to all living beings without any disparity. So I think you are crystal clear so far as this line is concerned. Daffodils just provide fragrance to all living beings without any disparity. So I think crystal clear so far as this particular sentence is concerned. Now look at the next. On the next line, you will have to look at that for themselves. You have to look at the same and clear hills. That for themselves the fully covered make gaze the hot season. Look at this. इसके लिए थोड़ी सी हमें ज्योग्राफी अपनी रिकॉल करनी पड़ेगी. So you have to look at this particular point in a very sincere way. So कैसे? You have to understand this particular point. So beta, you must be able to observe soft soil. Soft soil, you are able to understand कि कहीं कहीं जो मिट्टी होती है वो नरम होती है. तो क्या होता है जब रेन होती है, जब बारिश होती है, बारिश होने के कारण जो वो मिट्टी होती है वो that is washed out. वो बेसिकली पानी के साथ बह जाती है. बारिश होने के साथ नरम जो मिट्टी होती है, जो सॉफ्ट सॉइल होती है, और बह जाती है. और what happens after that? तो एक तरह से you have to look at the things कि बारिश जब होती है, बारिश होने के बाद वहां एक तरह से गड्ढा सा बन जाता है जिसको बेसिकली रील बोला जाता है. तो कहते क्लियर क्लियर हिल्स, अगर सिंपल वर्ड में कहा जाए तो स्मॉल होल्स भी बोला जा सकता है इसको.
स्मॉल स्ट्रीम्स भी बोला जा सकता है, बट यू आर एबल टू लुक एट द थिंग। और ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है कि रेनी सीजन जब होता है, जब रेन होती है, रेनफॉल होती है, जो सॉफ्ट सॉइल होती है ऑटोमेटिकली वो वॉश आउट हो जाती है, और वहां उस जगह पे जहाँ पे सॉफ्ट सॉइल होती है एक रील बन जाती है। रील ऑलरेडी मैंने कहा एक गड्ढा नहीं होता, गड्ढा टाइप बन जाता है। तो क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप यू विल बी एबल टू लुक एट द थिंग। तो बारिश होने के बावजूद भी वो उस गड्ढे में जो पानी होता है वो रहता है, वो पानी उसमें खत्म नहीं होता। यू हैव टू लुक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो उस गड्ढे में पानी भर जाता है और इजीली इवेपोरेट नहीं होता क्योंकि पानी उसमें ज्यादा होता है। देन यू हैव टू लुक एट। तो धीरे धीरे जो पानी होता है कुछ इवेपोरेट हो जाता है, कुछ जो है रिवर्स के साथ या पोन्स के साथ मिल जाता है। इस टर्म को आई थिंक यू आर क्रिस्टल क्लियर अबाउट दिस ज्योग्राफिकल टर्म, क्योंकि हमें इसके साथ थोड़ी सी इन एडिशन ज्योग्राफी भी देखनी पड़ेगी। नाउ अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। लेकिन अगर तुम्हें इस वर्ड का, इस टर्म का, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर होगा तभी इसको आगे समझ पाओगे, अदरवाइज यू कैन नेवर। And clear is that for themselves a cooling cover. Covert basically क्या होता है, COVERT। बेटा एक ऐसा एरिया होता है, दिस इज एन एरिया ऑफ thick low bushes where animals can hide. Note down the meaning of this particular word. Covert होता है बेटा ऐसा एरिया जहाँ पे झाड़ियां होती हैं और जहाँ एनिमल्स जो होते हैं वो छुप सकते हैं। हाइडिंग प्लेस फॉर एनिमल्स, जो एनिमल अपनी लाइफ को बचाने के लिए, ताकि हंटर्स उन पे अटैक ना करें, तो वो वहां उनकी छुपने की जगह अपनी बना लेते हैं उस एरिया को। कोवर्ट वर्ड बेसिकली उसका मीनिंग ये होता है अगेंस्ट द वुड सीजन। लेकिन इस लाइन के अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू लुक एट द थिंग्स इन वेरी डिफरेंट वे। यहाँ पे ऑलरेडी बताया जा रहा है कि जो बारिश होने के बाद जो रील्स बन जाते हैं, दैट फॉर देम जो कूलिंग कवर, वो अपने लिए एक ऐसी जगह बना लेते हैं जिसमें वो खुद भी ठंडे रहते हैं। यानी कूलिंग कवर का मतलब टू जस्ट लुक एट द कूलिंग प्लेस या कूलिंग कवर। इस टर्म का मतलब ये कि वो अपनी कूलिंग प्लेस बना लेते हैं ताकि वो गेस्ट GAINST जो है बेसिकली इट मींस अगेंस्ट द हॉट सीजन। देखिए इसको ध्यान से समझ लीजिए कि वो जो रिल्स होती हैं वो एक कूलिंग कवर्ड एक प्लेस बना लेती हैं अपने आप को किससे बचाने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए। नाउ अंडरस्टैंड द सेम। तो क्लियर is that for themselves the cooling covered make against the hot season। अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए they just look at the that particular point in a very different way. They take the shape of rill. I think rill का मैंने meaning आपको clear बता दिया है। You are crystal clear so far as this particular point is concerned। तो वो भी एक तरह से thing of beauty बन जाता है। यानी कि जो सिर्फ अपने लिए तो वो कूल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, लेकिन उस इन्वायरमेंट के पास भी कोई भी लिविंग बीइंग आता है तो वो भी रेजिस्टेंस लेता है, वो भी उस ठंडक को फील करता है, क्योंकि वहां पे जो इन्वायरमेंट होता है वहां environment becomes very cool due to that particular water stored in rill। I think crystal clear up to this particular point। खुद को तो वो ठंडक लेते ही लेते हैं जो रिल बनी होती है, लेकिन वो जो उसके आसपास लिविंग बीइंग्स होते हैं उनको भी ठंडक देते हैं। So I think crystal clear up to this particular point। Again, this concept is crystal clear that
नेचर और नेचुरल थिंग इज फॉर एवरीबडी, तो कोई डिस्पैरिटी नहीं होती, ऑटोमेटिकली कोई इनजस्टिस नहीं होता. नाउ लुक एट द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द पॉइंट. If we look at the next line, but you should be very clear about each and every term. This poem is very tough poem, to be very frank. Now look at the next. The mid-forest brake, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms. Just look at this particular term. अब इस term को पहले जरा ध्यान से समझना. Mid-forest brake. तो फॉरेस्ट होता है, ट्रीज होते हैं, वहां पे कुछ जगह होती है वो खाली होती है बीच में, तो उसको मिड फॉरेस्ट ब्रेक कहा जाता है. बेसिकली वी लुक एट दिस पर्टिकुलर ब्रेक टर्म, इट मींस अ थिक मास ऑफ फर्न्स. तो वहां पे छोटे छोटे घास वगैरह जो भी है प्लांट्स उगा, तो ऑटोमेटिकली उनमें क्या होता है, बेसिकली रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स. उसी प्लांट्स में यानी प्रेशियस प्लांट्स भी उग जाते हैं अपने आप ही. if we look at this particular word rose, तो वहां पे रोज जो होता है, रोज फ्लावर का जो प्लांट होता है वो उसकी भी ग्रोथ हो जाती है. तो क्या होता है, तो वो क्या, रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, वहां पे भी फूल खिल जाते हैं. उस जो खाली जगह होती है फॉरेस्ट में, वहां पे भी नेचर अपना जो है आई थिंक मेरिकल दिखाती है. वहां पे जितनी भी यानी खाली जगह होती है फॉरेस्ट में, खाली नहीं रहती, किसी ना किसी तरीके की ग्रीनरी होती है. उस ग्रीनरी में रोज फ्लावर का जो प्लांट है वो भी उग जाते हैं और वो अपने आप ही खिलते हैं. कुदरती उनको पानी देता है, कुदरती उनकी केयर करता है. So I think crystal clear up to this particular point. The mid-forest break, I think the mid-forest break clear हो गया होगा. जो फॉरेस्ट में खाली जगह होती है, यानी जहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स, बुशेस वगैरह लगी होती है. Now just look at the point. Rich with a sprinkling of fair musk rose bloom. वहाँ पे फ्लावर प्लांट्स की ग्रोथ के कारण, फ्लावर्स की ग्रोथ के कारण वहां पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो जाता है. जहाँ पॉइजनस प्लांट्स होते हैं, यहाँ पे आई थिंक ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें फ्रेग्रेंस नहीं होती, तो ऑटोमेटिकली उनमें ऐसे प्रीशियस प्लांट्स भी ग्रो कर जाते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली नेचर की हेल्प से, जो कि पूरे एनवायरनमेंट को ही फ्रेगनेंट कर देते हैं. I think crystal clear so far as this particular line is concerned. So just look at the miracles of nature. So no artificial thing can compare and contrast with nature or natural thing. I think we are crystal clear so far as things are concerned. Now look at the next point. And such too is the grandeur of the domes we have imagined for the mighty dead. And such too, उसी तरह ग्रेड्यूर वर्ड क्या होता है, GRANDEU, स्प्लेंडर और ग्लोरी. डोम्स, but what do you understand by you have to understand this particular point in a very systematic way. तो कहते हैं जो लोग पॉजिटिविटी करते करते, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, जिन्होंने अपनी सैक्रिफाइस दिया, we have imagined for the mighty death. All lovely tales that we have here read,
उनके बारे में जितनी भी हमने कहानियां पढ़ी हैं या हमने सुनी है, तो क्या है वो ऑटोमेटिकली एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। तो एक ऐसा फाउंटेन है, ऐसा नेक्टर है, ऐसा अमृत है जो कुदरत हमें प्रोवाइड कर रहा है पॉजिटिव वे में, pouring unto us from the heavens drink, जो डायरेक्टली कहां से आ रहा है, नेचर की तरफ से आ रहा है। तो यहाँ ब्रिंक का मतलब होता है एक्सट्रीम एज। इमॉर्टल होता है जो हमेशा रहता है, कभी खत्म नहीं होता, जो परमानेंट होता है, जिसका एंडिंग पॉइंट कभी नहीं आता। Again, you have to understand these 4 or 5 lines, very tough lines, in a very systematic way. इसको एक बार दोबारा समझ लीजिए जो आपकी लास्ट लाइन है। तो यहाँ पॉइंट क्या कह रहा है कि जिन लोगों ने अपना सैक्रिफाइस किया, किसके लिए, फॉर द सेक ऑफ वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। They are also part and parcel of thing of beauty. They are also considered as very fine, I think, phenomena. उनको भी उसी में इन्वॉल्व किया गया है। उनकी जितनी भी कहानियां हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो हमें क्या मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है। तो इसीलिए ये लास्ट लाइन का मतलब इसको जरा ध्यान से समझना, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रीम। हम जब इनको देखते हैं, इनकी कहानियों के बारे में पढ़ते हैं या इनकी कहानियों को हम सुनते हैं, तो हमें बहुत बड़े बड़े मॉरल लेसन, बहुत प्रेशियस मॉरल लेसन मिलते हैं, जो मॉरल लेसन कंटिन्यूटी में हम हमारे पास रहते हैं और हमें इंस्पायर करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं that we must help the society, we must save the society, we must be ever ready to sacrifice for the society. तो ये वर्ड देखिए, powering unto us from the heavens bring, इन दोनों लाइंस का जो अगर हम प्रॉपर मीनिंग देखा जाए, तो इसका मतलब यही है, जैसे कुदरत की तरफ से नेक्टर कॉन्टिन्यूटी में प्रोवाइड किया जाता है, उसी तरीके से ये जो कहानियां हैं, ये जो हम कहानियां सुनते हैं या पढ़ते हैं, उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो प्रिंट है हमारे माइंड पे परमानेंट बेस पे रहता है। उनकी मॉरल वैल्यूज इन कहानियों की, जब भी हम लुक एट द एग्जांपल ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, भगत सिंह, अगर भगत सिंह, लाला लाजपत राय, जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं, उनके बारे में सोचते तो हमें मोटिवेशन मिलती है, और ऐसी मोटिवेशन मिलती है कि we must be ever ready to save the humanity. I think crystal clear so far as the last 4 or 5 lines are concerned. So with this particular poem is over. अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या देखना है कि you must have observed कि इसमें सेमीकोलन होता है। इस पोइम को आपने ऑब्जर्व किया होगा, कॉलम तो शायद एक है, फुल ऑफ सेमीकोलन। अब क्यों सेमीकोलन यूज किया जाता है? पंक्चुएशन मार्क्स तुमने किए होंगे, जो पंक्चुएशन मार्क्स से एक फॉर्म से मीनिंग में कन्वर्जन आ जाती है, और पॉइंट में बार बार ये सेमीकोलन 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 बहुत बार रिपीट हुआ है। तो मैं अपना मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ कि आपको बताऊं कि क्यों किया गया है, क्या होता है सेमीकोलन। चाहे तुम्हें आता भी है, इट इज माय मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट कि यार जॉन कीट्स ने बार बार सेमीकोलन का यूज क्यों किया। तो इससे पहले हमें पहले दोनों का मीनिंग देखते हैं। कॉलन क्या होता है? कॉलन, ये इसको कॉलन बोला जाता है, COLON। इसका यूज क्या होता है? तो यूज क्या होता है बेटा? बेसिकली इट इज यूज्ड चीफली टू जस्ट डायरेक्ट अटेंशन टू मैटर। किसी भी
पॉइंट की तरफ अगर हमें अट्रैक्शन हाईलाइट करनी है, ये पर्टिकुलर दिस कॉलम इज इसका फर्स्ट यूज यही होता है, and it is used chiefly to direct attention to matter। तो उसमें क्या क्या उसके पॉइंट्स होते हैं, अगर कोई लिस्ट है उसको हाईलाइट करना है उसके लिए भी, एक्सप्लेनेशन को हाईलाइट करना है उसके लिए भी, और कोटेशन हाईलाइट करनी है उसके लिए। अब इस पॉइंट में देखो बेटा कि कहाँ यूज की हुई है कॉलम। Have you ever be able to search up any column in this particular point? No. So you have to look at semicolon। ये अगर तुम्हें नहीं समझ आएगी तो सेमीकोलन की भी समझ नहीं आएगी। लेकिन देखिए सेमीकोलन इस पॉइंट में बहुत ज्यादा यूज किया। क्या होता है सेमीकोलन और क्या यूज होता है सेमीकोलन का? तो सेमीकोलन बेसिकली बेटा क्या, यू हैव टू लुक एट, ये बहुत लिटिल पार्ट है, ये सिंबल होता है, छोटा सा सिंबल, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। I think valuable, important in just writing English। कुछ भी लिखने के लिए it is very very। तो क्या होता है, just look at so little part but it makes a big difference। तो क्या होता है, ये बेसिकली बेटा क्या शो करता है, it shows connection between two sentences। ये जो सेमीकोलन होता है it shows connections between two sentences। ये जो हाईलाइट किया जाता है दो सेंटेंसेस में कनेक्शन हाईलाइट करने के लिए, यू हैव टू लुक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब ये देखिए कोई भी इस तरीके से लिखी गई है, लाइन लाइन के साथ मैच नहीं कर रही। तो कहीं कहीं ऑलरेडी मैंने बताया था कि एनसीईआरटी ने भी गलती किया हुआ है कि नेक्स्ट पेज पे ले गया फॉर सिंपल शीप और एफ को कर दिया कैपिटल। तो दैट इज वेरी नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे देखिए जहां जहां पे भी यूज किया पास इनटू नथिंगनेस, अब इस यहाँ सेमीकोलन है बट विल कीप, ये दो सेंटेंसेस को यानी कनेक्शन हाईलाइट करने के लिए हाईलाइट किया गया ये पॉइंट, यानी सेमीकोलन को हाईलाइट किया गया। यहाँ पे फर्स्ट में नथिंगनेस बट विल कीप अ बोल्ड वर्ड फॉर अस। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। और आगे कहाँ यूज किया गया, यू विल एबल टू लुक एट द नेक्स्ट सेमीकोलन, फोर सिंपल शीट के बाद सच एंड सच आर डेकोरेटिव। तो इस कनेक्शन दिखा रहा है एंड सच एज के रूप में कि जैसे द सन द मून द ट्रीज जो हमारी हेल्प कर रहे हैं उसी तरीके से, यानी सेमीकोलन्स आर ऑलवेज यूज्ड टू हाईलाइट द कनेक्शंस बिटवीन टू सेंटेंस। संबंध दिखाने के लिए टू सेंटेंसेस का सेमीकोलन को हाईलाइट किया जाता है। एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज full of a number of semicolon। colon semicolon बेटा आई थिंक यू आर क्रिस्टल क्लियर। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लेना और पॉइंट को दोबारा एक बार एक्सप्लेनेशन की समझने के बाद यू जस्ट राइट टू मेक as many queries as you like because it is a toughest point। तो आगे चलिए राइमिंग स्कीम। अगर राइमिंग स्कीम इस पॉइंट की देखा जाए तो you have to look at a consistent rhyming scheme। फर्स्ट स्टैंडर्ड की हमने बना लिया था, यानी forever never, ये A। नेक्स्ट है keep sleep, B। and if we look at third breathing, C। यानी हम जो राइमिंग स्कीम बनाएंगे 6 लाइन की बनाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 नेक्स्ट चलिए अर्थ डन, अगेन A। If we look at next days ways, B। If we look at next all fall, C। Our 6 lines are over. Next is
Third one, moon, moon, A. Rhyming scheme, I think you're crystal clear. So, daffodils, reels, BB, then make, break, CC. And if we look at the four, blooms, domes, A. Dead, red, that is BB. And if we look at drink, brink, CC. तो देखिए बेटा पॉइंट ने जो भी ये राइमिंग स्कीम का डिजाइन किया है, इट इज वेरी कंसिस्टेंट, एक जैसी है सब जगह। और राइमिंग स्कीम क्या होता है, रिदम देने के लिए पॉइंट को हाईलाइट की जाती है। तो आई थिंक यू आर क्रिस्टल क्लियर अबाउट राइमिंग वर्ड्स एंड राइमिंग स्कीम, एंड दिस पोएम इज हाईलाइटिंग very fine rhyming scheme. Now just look at the next. Literary devices मैंने आपको already पहले बता दिए थे. You should be able to note down the literary devices from the poem. ये तुम्हारी moral responsibility बनती है, क्योंकि concept मैंने clear कर दिया. एक concept और मैं clear करना चाहूंगी कि सिंबल हमने हाईलाइट नहीं किया था। तो लिटरेरी डिवाइसेस में एक सिंबलिज्म होता है, सिंबल। इसमें क्या है सिंबल, इसको जरा समझिए। तो इसमें सिंबल है बेटा सिंपल शीप। ये सिंपल शीप सिंबल क्यों है, इसको जरा समझो। You will have to look at this particular point in a very fine way. ये बेटा सिंबल इसलिए कंसीडर किया जाता है, लुक एट द डिटेल्स। तो यह सिंपल शीप जो है बेचारी शीप के लिए नहीं है, और ये इशारा किस बात को करता है, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरे मैनकाइंड के लिए। कि जो सन है, मून है, ट्रीज है, पूरे ह्यूमैनिटी को, यानी पूरे मैनकाइंड को, पूरे यानी जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं बेसिकली, उनको क्या कर रहे हैं, दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग देयर असिस्टेंस। तो यहाँ पे सिंपल शीप को सिंपल इसलिए कंसीडर किया गया है as Jesus Christ is considered as shepherd who leads human souls out of dark world of sins and temptation। जो जीसस क्राइस्ट क्या माने जाते हैं, ये माना जाता है कि वो शेफर्ड थे, और वो क्या करते थे, तो he used to lead human souls out of dark world of sins। यानी लोगों को, ह्यूमैनिटी को पापों से मुक्त करते थे या लालच टेम्पटेशन से अवे करते थे। तो इसकी सिंबलिज्म, यानी इसकी जो सिंपल वर्ड्स में इसको हाईलाइट किया गया है। सिंपल शीप के थ्रू जो पॉइंट है वो सिंबल कर रहा है, किस चीज का सिंबल कर रहा है, पूरे ह्यूमैनिटी जितनी, पूरी मैनकाइंड। ऑलरेडी मैंने बता दिया शीप क्यों यूज किया, क्योंकि माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट जो क्या थे, he was I think shepherd। शेफर्ड होता है जो भेड़ों को पालता है और भेड़ों को चराता है। तो आई थिंक यू आर क्रिस्टल क्लियर सो फॉर एज डीप लेवल of this particular poem is concerned। तो अब आपने नोट कर लिया होंगे बेटा कि क्या क्या थिंग्स ऑफ ब्यूटी हमारे सामने हमने पढ़ी है। आई थिंक यू आर क्रिस्टल क्लियर। फिर भी मैं आपको नटशेल में बता दूं कि जो पॉइंट ने यहाँ पे थिंग्स ऑफ ब्यूटी हाईलाइट किया है, देखिए इसकी आप लिस्ट बना सकते हो, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का देखो, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम। तो ऑलरेडी हमने कहां से शुरू हुआ, हमारा द सन से। देखिए द सन, द मून, so next is the trees, then you have to look at the things, daffodils, next उन्होंने हाईलाइट किया reels, then you have to look at the things mighty dead,
मिल्की डेड मतलब जिन्होंने सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ का इसके लिए, ह्यूमैनिटी के वेलफेयर के लिए. So I think we have studied. The poet has just jotted down number of things of beauty, natural, जिनकी जो डिलाइट है कभी भी खत्म नहीं होती, कभी भी हम ये इन चीजों की डिलाइट से फेड अप नहीं होते, कभी भी हम बोर नहीं होते. So automatically I think you are crystal clear about the point. You are, I think, clear about each and every word of this particular poem in a deep level. Still any doubt, any query, you just right to make queries. It is your time. फिर भी बेटे कोई डाउट है, क्वेरी है, यू प्लस राइट. राइमिंग स्कीम के बारे में, so I think you should be crystal clear about this, and automatically first of all we will revise this particular poem for your September exam. So automatically be ready for that, and you should be ever ready to look at the self-evaluation test of this particular poem are going to get very early. So I think crystal clear about each and everything. Still, any doubt, any query will be taken into consideration happily. So thank you, thanks a lot. Able to recall metaphor of this particular poem. देखिए, metaphor number 1 है boar white. Literary device का तब तक तुम्हें एक बार आई थिंक और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो बार बार. इस पॉइंट में बोअर क्वाइट जो है एक मेटाफोर है. मेटाफोर क्या होता है? ये कंपैरिजन होता है दो चीजों के बीच में. किसके लिए? टू हाईलाइट एनी आइडिया, टू हाईलाइट सिमिलैरिटी ऑफ एनीथिंग. तो यहाँ पे बोअर क्वाइट क्यों यूज किया गया है? हाईलाइट करने के लिए क्वाइट लिस्ट. जिस प्लेस में शांति हो उस प्लेस को हाईलाइट करने के लिए यहाँ बोअर क्वाइट वर्ड इज यूज्ड. इट इज यूज्ड एज मेटाफोर. नाउ जस्ट लुक एट द नेक्स्ट मेटाफोर, शेडी पार्ट इन द गार्डन. ऑटोमेटिकली अपने आप में इट इज वेरी बिग मेटाफोर. इसी के साथ इंटरलिंक्ड है. बोअर क्वाइट यानी बोअर का बेसिक मीनिंग होता है शेडी पार्ट गार्डन में. तो यहाँ क्वाइट दैट इज for just quietness, stillness. So automatically you are crystal clear about that. Sweet dream is also metaphor. If we look at the word sweet dream, again it is metaphor. And if we look at fall, metaphor. Cover, metaphor. I think crystal clear. Fall means cover. So metaphor, I think crystal clear. सिंबल अभी मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है. तो यू हैव टू लुक एट द नेक्स्ट, दैट इज इमेजरी. तो इमेजरी क्या होती है? ऐसे वर्ड जिनको सुनते या बोलते हुए भी हमारे माइंड में एक तरह से फिगर बन जाती है, इमेजिनेशन बन जाती है, इमेज बन जाती है, पिक बन जाती है. तो क्या होते हैं यहाँ इस पॉइंट में? देखिए हाउ मेनी वर्ड्स आर हाईलाइटिंग दिस लिटरेरी डिवाइस. जस्ट लुक एट, if we look at this particular device, that is imagery, फुलारी बैंड्स. देखिए फुलारी बैंड्स तो अगर हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो एक पिक सी बन जाती है, फिगर सी बन जाती है ब्रेन में. तो इमेजरी इसलिए इसको बोला जाएगा. तो यू हैव टू लुक एट द थिंग. ग्रीन वर्ड, ग्रीन वर्ड सुनते हैं हमारे दिमाग में इमेज बन जाती है किसकी?